नमस्कार मेरे प्रिय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं अरविंद त्रिपाठी फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये वीडियो मेरा इनकम टैक्स के ऊपर ही है। मेरे पास कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए और कई शिक्षकों के भी फ़ोन आए, जिनका कहना था कि मैं इस चैप्टर को फिर से कुछ और नई चीज़ों को शामिल करते हुए समझाऊं। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को फिर से यहाँ पे लाया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल ये नीचे मेरी मेल आईडी दी गई है, इसमें आप मेल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो पहले ही पहुंच जाए। जैसे मांग मेरे पास आई थी उसी अनुसार से मैंने फिर से वहीं से थोड़ा शुरू कि व्यक्तियों की कुल आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो कुल आय से आशय मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशा, पूंजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय की कुल योग को हम सकल कुल आय कहते हैं। इस सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की जो कटौती हम घटाते हैं, उसके बाद जो राशि शेष बचती है उसे कुल आय कहा जाता है। इसका एक प्रारूप भी होता है, जैसा मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर और मिसेस। ये हम ऊपर लिखते हैं किसके इनकम की हम गणना करना चाह रहे हैं, किस असेसमेंट ईयर के लिए गणना करना चाह रहे हैं। इसके बाद एक फॉर्मेट जो मैंने पहले वाली वीडियो पे भी बताया था, इसमें पांचों हेड हैं। पांचों हेड को हम उसके अलग अलग नियमों के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। इससे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। इसमें से अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शन घटाने के बाद जो चीज़ें शेष बचती है वो टैक्सेबल इनकम है, टोटल इनकम कहलाती है। आगे बढ़ें तो कर दायित्व की गणना के लिए भी बार बार मुझसे पूछा गया था। तो इसमें यह है कि 2,50,000 रुपये तक की आय पूर्णतः कर मुक्त है यदि वो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति अर्थात सामान्य पुरुष या सामान्य महिला हो। अगले 2,50,000 रुपये, इसकी जो रेंज है 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक, इस पर 5% दर से टैक्स दे होता है। अगले 5 लाख रुपए पे अर्थात 5 लाख से 10 लाख रुपए की टैक्स रेंज पर 20% की दर से, और अगर इनकम 10 लाख रुपए से अधिक है तो 30% की दर से। वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगले 2 लाख रुपए अर्थात टैक्स रेंज है 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, 5% की दर है। अगले 5 लाख रुपए पर 20% की दर है, और अगले 10 लाख रुपए से अधिक की अगर आय है तो 30% है। अति वरिष्ठ नागरिक की दशा में प्रथम 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगले 5 लाख रुपए अर्थात टैक्स रेंज 5 लाख से 10 लाख रुपए तक में 20%, और 10 लाख रुपए से अधिक क्या है तो 30% की दर से टैक्स दे होता है। हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सभी प्रकार के करदाताओं के लिए 4% हैं। अधिभार यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है तो 10%, और 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो 15%। यदि भारत में निवासी व्यक्ति की कुल आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो 2500 रुपये की कटौती उसे प्राप्त होती है। ये धारा 87A में इसका उल्लेख है। ये नियम असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए है, कृपया इसका ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण कर की दरें हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर फिक्स है, बिल्कुल 20% की दर से। लॉटरी, क्रॉस होल्ड, परचेज, घुड़दौड़ की आय पर 30% की दर से। अब हम एक क्वेश्चन में आते हैं। एक निःशक्त व्यक्ति की कर निर्वाह वर्ष 2019-20 की सकल कुल आय निम्न प्रकार है। देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये निःशक्त व्यक्ति है और उसकी कुल आय यहाँ पर दी गई है। व्यापार से आय है 3,47,000 रुपये। AOP से लाभ का 1/3 भाग है 50 रुपये, जिसमें टैक्स लग चुका है। फर्म से लाभ का 1/4 भाग है 42,000 रुपये। मकान संपत्ति से आय है जो गणना की गई है 50,000 रुपये। सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त किया है 20,000 रुपये,
और उसने अपने जीवन पर जीवन बीमा प्रीमियम 5,000 रुपये का भुगतान किया है। ये एक प्रश्न हमारे सामने है। अब देखें हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, नीचे हम लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहला हेड था, चूँकि कैलकुलेटेड था इसलिए 50,000 रुपये हमने सीधे सीधे लिख दिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 3,47,000 और जो AOP है इस पर यहाँ पर टैक्स नहीं लगता एक व्यक्ति की दशा में। इसी तरह से जो फर्म का लाभ है उस पर भी एक व्यक्ति की दशा में टैक्स नहीं लगता, इसलिए व्यवसाय से आय होगी कुल 3,47,000 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास प्रश्न था, उसमें बैंक इंटरेस्ट था 20,000 का। इन सब का जोड़ जो होता है ग्रॉस टोटल इनकम 4,17,000। इसमें हम घटाएंगे डिडक्शन 80C, LIC प्रीमियम उसने दिया हुआ है 5,000 रुपये का। और चूँकि डिसेबल्ड एम्प्लॉई हैं इसलिए अंडर सेक्शन 80U में इन्हें छूट मिलेगी, निःशक्त हैं इसलिए सीधे 75,000 रुपये। यदि ये गंभीर रूप से निःशक्त होते तो 1,25,000 रुपये की छूट यहाँ पर मिलती। कुल छूट 80,000 घटा देंगे, जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो बचेगी 3,37,000 रुपये। अब देखें टैक्स कैलकुलेशन इस पर कैसे होगा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति और पुरुष और महिला है तो सबसे ऊपर हम लिख देंगे कर योग्य आय कितनी थी, तो 3,37,000 रुपये। प्रथम 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता, अर्थात शून्य टैक्स होगा उस पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3,37,000 में से 2,50,000 रुपये हम घटाएंगे, जो शेष बचा अर्थात 87,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये होता है 4,350 रुपये। तो कुल कर इसका बना 4,350 रुपये। क्योंकि इसकी कर योग्य आय 3,50,000 रुपये से कम है इसलिए 87A में इसे अधिकतम 2,500 रुपये की छूट मिल जाएगी। ये हम घटा देंगे यहाँ पर से। घटाने के बाद टोटल बचता है हमारा 1,850 रुपये। इस पर हम जोड़ेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर। ये ध्यान देना है आपको कि हर व्यक्तियों के इनकम पे इसे जोड़ा जाता है 74 रुपीज़, तो सकल कर दायित्व बनता है 1,924 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसके कर की गणना करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चैप्टर में मैं इसमें जोड़ा है मैंने इस वीडियो में, ये आपके सामने ला रहा हूँ मैं। ये है कृषि आय। मेरे कई विद्यार्थियों ने इस संबंध में जानकारी चाही थी कि सर कृषि आय क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है जो इनकम टैक्स में धारा 2(1)A में दी गई है कि कृषि कार्य करने से होने वाली उपज से जो आय होती है उसे हम कृषि आय कहते हैं। मतलब इसके लिए ज़मीन पे हमें कृषि कार्य करना होगा और उस उपज से जो आय होगी वही कृषि आय कहलाती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं या इसकी शर्तें क्या क्या है वो समझें। सबसे पहले है कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, तब वो भारत की कृषि आय कही जाती है। दूसरी बात है भूमि से प्राप्त किराया लगान, ये अगर हम कृषि आय मानते हैं तो तब जब हम वो कृषि कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया अथवा उपज को बेचने से होने वाली आय भी कृषि आय कही जाती है। खेत में स्थित मकान से अगर कोई आय होती है कृषि संबंधित तो वो भी कृषि आय कही जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, उसका आप देखिए। कृषि आय को हम हमेशा अन्य साधनों से आय के अंतर्गत शामिल करते हैं, वहीं पर हम इसकी गणना करते हैं। खेत में स्थित मकान की गणना यदि उसमें कृषि से संबंधित कोई सामान कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसके आय की गणना हम मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत करते हैं। कृषि आय पर राज्य सरकार को जो भी करदाता द्वारा दिया जाता है उसकी भी कटौती इसमें मिलती है। यदि कृषि से कोई हानि है तो इसकी पूर्ति हम किसी अन्य आय से कर सकते हैं। यदि कृषि हानि है तो उसे 8 वर्षों तक हम आगे भी ले जा सकते हैं। कृषि आय को हमेशा पूर्णांकित करके लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, यदि कृषि की शुद्ध हानि है तो उस वर्ष कृषि आय शून्य भी मानी जा सकती है। ये कृषि आय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप इसे समझते तो निश्चित रूप से आप कृषि आय को समझेंगे और कृषि आय के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं।
कि हम किसे ये मानते हैं कि ये गैर कृषि आय हैं। कई बार विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं कि कृषि आय, गैर कृषि आय के बारे में समझाइए। तो कौन कौन सी गैर कृषि आय है? देखिए, तो निम्न जो आय हम उसको कृषि आय नहीं मानते हैं। हाट बाजारों से होने वाली कोई आय हो, पत्थर की खानों से होने वाली कोई आय हो, किसी भी खान से मिली हुई कोई रॉयल्टी हो, कृषि उपज को भंडारित करने से होने वाली कोई आय हो, सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली कोई आय हो, स्वयं उग आई घास, पेड़, बांस आदि हो। अर्थात ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम बिना किसी कृषि क्रिया के ये चीज़ें उगी हुई होनी चाहिए। मछली क्षेत्रों से होने वाली कोई आय है, उस मिट्टी की आय जो ईंट बनाने के लिए बेच दी गई है, ये भी कृषि आय में नहीं मानी जाती। कृषि फॉर्म का कोई मैनेजर है, उसे हमने कोई पारिश्रमिक दिया है, वो भी इसके अंतर्गत नहीं आती। कृषि कंपनी से कोई लाभांश प्राप्त हुआ है तो भी यहाँ पर नहीं आता। खड़ी फसल के क्रेता को कोई आय होती है तो वो भी कृषि आय नहीं मानी जाती। डेयरी फार्म, मुर्गी पालन आदि से कोई भी आय होती है तो ये कृषि आय नहीं मानी जाती है। तो इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देखिए, इन चीज़ों को पढ़िए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ और इसमें छूट जाती है, वो है कि कृषि भूमि के किराए की अगर बकाया पर कोई ब्याज है तो अगर उससे भी कोई आय है तो वो कृषि आय नहीं कही जाती। तो ये 13 पॉइंट हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखते हैं तो आपको कृषि आय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करें और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपके सुझाव जब मुझे मिलते हैं तो मुझे वीडियोस बनाने में आसानी होती है और मुझे अच्छा भी प्रतीत होता है। धन्यवाद साथियों, विद्यार्थियों।